हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज वंस अगेन। और इस क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए भूगोल का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। इसमें हम संपूर्ण खंड जो है चारों खंड, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द देखेंगे। खंड अ में सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न उत्तर सहित देखेंगे, उसके बाद में फिर हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न, फिर अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और अंत में हम निबंधात्मक प्रश्नों के साथ ही साथ जो मानचित्र अध्ययन है उसका भी यहाँ पर हम अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसी प्रकार का ये एक लंबा वीडियो होगा, लेकिन उसमें संपूर्ण तैयारी हो जाएगी आपके पूरे प्रश्न पत्र की। पहला प्रश्न है, इसमें आपको साथ ही साथ जो इसकी पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। पिछली वीडियो की हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, इसकी भी आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास 4, ब्लॉस, सैंपल, ग्रिफिन टेलर और स्पे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, ग्रिफिन टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया था। जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और अंत में अपना मिलान, उत्तर का मिलान जो है वो करते जाइए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? ऑप्शन 1 बेरोजगारी, ऑप्शन ब है प्रतिकूल जलवायु, ऑप्शन स है महामारी और ऑप्शन द है शांति और स्थायित्व। तो आंसर इसका सही रहेगा द, शांति और स्थायित्व ये जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है? ऑप्शन 1 मैक्सिको में, ऑप्शन ब है मलेशिया और इंडोनेशिया में, ऑप्शन स भारत में और ऑप्शन द ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरण जो कृषि है इसको लादांग के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाती हैं प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं या फिर चतुर्थक क्रियाएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, द्वितीयक क्रियाएं जो है ये कच्चे माल को उसका रूप बदल करके उसे मूल्यवान वस्तुएं बनाती हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन 1 इथोपिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन स ईरान और ऑप्शन द है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, निम्न में से किस समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी? सबसे कम कौन से सन में थी भारत की जनसंख्या वृद्धि? ऑप्शन 1 है 1921 से 1951, ऑप्शन ब है 1951 से 1981, ऑप्शन स है 1921 से 1931 और ऑप्शन द है 1911 से 1921। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन द, 1911 से 1921 का जो दशक था इसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, ढाणी किस प्रकार की बस्तियां हैं? संहत बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, ये पल्लीकृत बस्तियां होती हैं। पल्लीकृत बस्ती ढाणी जो होती है इसे पल्लीकृत बस्ती में गिना जाता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन आ है पहला स्थान, ऑप्शन ब है दूसरा स्थान, ऑप्शन स है तीसरा स्थान और ऑप्शन च है चौथा स्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा ब, गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि? ऑप्शन अ, मुंबई एक पत्तन है यानी बंदरगाह है, ऑप्शन ब, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ऑप्शन स, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी, यानी एक बंदरगाह भी है, कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी था, वाणिज्यिक राजधानी भारत के नाम, भारत की इस जो है वो जानी जाती है। तो ये सारे कारण थे, इसलिए भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ था। अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का पहला है, ने रिक्त स्थान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति ला दी है। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तविक क्रांति लाई है, इसका सही उत्तर रहेगा इंटरनेट। दूसरा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अरहर जो है एक प्रकार की दाल होती है, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका जो है वो उत्पादन होता है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा रिक्त स्थान में की गई थी, कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है सन 2002 में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी।
अगला चौथा प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय जो है ये जयपुर में स्थित है। और अब हम करेंगे रिक्त स्थान के बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न आइए करते हैं। तीसरे का पहला है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारक लिखिए। तो इसका पहला तो है कि जल की उपलब्धता और दूसरा है जलवायु। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित ये करते हैं दो कारण है, एक तो कि जल की उपलब्धता, जहाँ जल ज़्यादा उपलब्ध रहेगा वहाँ पर जनसंख्या घनी बसेगी, जलवायु जहाँ की अच्छी रहेगी, अनुकूल रहेगी, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ये दो कारण हैं। अगला प्रश्न है, फेजेंडा क्या है? ऑप्शन इसका उत्तर है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में घर के सदस्य कार्य करते हैं, जबकि छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थानीय श्रमिक भी कार्य करते हैं। तो घर के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जो श्रमिक पाए जाते हैं वो भी छोटे पैमाने के उद्योगों में काम करते हैं। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलापों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो तृतीयक क्रियाकलाप में आता है व्यापार और परिवहन, ये तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरीके से अपना जो खंड अ था वो कंप्लीट हुआ और आगे अब हम करेंगे खंड ब, इसमें हम लेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न में चौथा प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर पढ़ते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट चारों सेक्शन हम एक साथ करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और परीक्षा से पहले इस प्रकार का अभ्यास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा, अच्छे नंबर आपको दिलाने में आपकी मदद करेगा। और साथ ही साथ इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आपको हमारे सभी वीडियोज़ की PDF और साथ ही साथ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं चौथा प्रश्न, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आपको उत्तर लिखना है कि मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों के संदर्भ में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने किया था और इसे पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने सामाजिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़ा हुआ था। जब शुरुआत हुई थी उस समय प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं था एवं उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही संपन्न होते थे। जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल ने इस विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया था। अब देखिए यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन भी आपका जो है कंफर्म हो जाता है कि ये जो पर्यावरण निश्चयवाद है इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका जर्मन भूगोलवेत्ता जो थे जिसका नाम था रेटजेल, इन्होंने इस पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। अब इस विचारधारा के तहत होता क्या है पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा? तो इसको देखिए कि इस विचारधारा के समर्थक विद्वान यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में मानव प्रकृति के आदेशों को न केवल मानता है अपितु उसकी प्रचंडता से भी डरता था, है ना। प्रारंभ में जब प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था तो उस समय जो वातावरण था, जो प्रकृति में परिवर्तन होते थे, जैसे कभी आंधी आना, कभी तेज बरसात होना, कभी बिजली का कड़कना, इन सभी से व्यक्ति डरता था और प्रकृति की पूजा करता था। तो इन्होंने फिर क्या किया कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व में किसी न किसी देवता का वास मान करके उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। जैसे जल के लिए हमने इंद्र देवता को मानते हैं, अग्नि के लिए हम अग्नि देवता को, वायु के लिए पवन देवता को। इस तरीके से जो है मनुष्यों ने इन प्रकृति के साथ में जो है एक दिव्य शक्ति को जोड़ दिया। ऐसे समाजों में प्रकृति को माता के रूप में देखा जाता है। और हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं जैसे भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में हम भारतवासी प्रकृति एक माता के रूप में इसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, सन 1970 के दशक में मानव भूगोल में विकसित विचारधाराओं को बताइए। 1970 के दशक की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। पहला तो लिखना है आपको कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। तो ना इसमें इन जो मानव भूगोल में जो विकसित विचारधाराएं थी उसका अध्ययन करेंगे। तो पहली विचारधारा तो है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी, यानी मनुष्यता पर जो जोर देती है या लोगों के कल्याण पर जोर देती है वो विचारधारा।
तो इसमें मानव भूगोल की इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। ठीक है ना, स्पष्ट है कि ये लोगों की भलाई पर कार्य करने का जो है उस पर बल देते हैं। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। दूसरा है आमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। मानव भूगोल की इस विचारधारा में निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। तो इस समय क्या हुआ, जो निर्धनता थी, बंधन थे, सामाजिक असमानताएं थी, उसकी व्याख्या की गई और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही थी। और तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। तीसरी जो विचारधारा थी 1970 के दशक में, वो है व्यवहारवादी विचारधारा। इसमें क्या होता है कि मानव भूगोल की इस विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिकाल बोध पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, तो ये तीन विचारधाराएं हमने देख ली। इसमें एक था कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा, दूसरी थी आमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा, और तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा, यानी व्यवहारिकता पर जो है ये बल दिया जाता है इस विचारधारा में। छठा प्रश्न हम करेंगे, बस्तियों को आकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। उत्तर के आधार पर बस्तियों, उत्तर लिखेंगे हम, आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्नलिखित दो वर्गों में रखा जाता है। पहला है संहत बस्ती। अब संहत बस्ती जो है शब्द से ही स्पष्ट है, जहां पर घनी बस्ती हो। ठीक है, इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप मिलते हैं, मतलब पास पास बने हुए होते हैं। सामान्यतया ऐसी बस्तियों का विकास उपजाऊ मैदानों अथवा नदी घाटियों के सहारे मिलता है। उपजाऊ जहां मैदान होते हैं वहां पर जनसंख्या घनी होती है, और साथ ही साथ जो जहां नदी घाटियां होती है वहां पर इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं और इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के व्यवसाय समान होते हैं। सामान्यतः ये जो लोग हैं ये कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते हैं, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। और दूसरी जो बस्ती है उसे कहते हैं प्रकीर्ण बस्ती। अब देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, प्रकीर्ण यानी छिटकी हुई बस्तियां ना, कुछ बस्तियां यहाँ पर कुछ थोड़ी और दूर, कुछ थोड़ी और दूर, ऐसे। इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे से दूर होते हैं और दो मकानों के मध्य प्राय खेत मिलते हैं, यानी प्रत्येक खेत में हर व्यक्ति अपना अपने खेत में अपना मकान बना करके रहेगा। इस प्रकार की बस्ती में एक पूजा स्थल या बाजार बस्ती के विभिन्न घरों को परस्पर बांधता है। तो ये लोग जो आपस में इनको एक समूहता का विकास जो है वो किस आधार पर रहेगा, या तो किसी बाजार के आधार पर और या फिर किसी पूजा स्थल के आधार पर ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की कौन कौन सी समस्याएं होती है, संक्षेप में बताइए। आइए बात करते हैं विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं की। तो उत्तर लिखना है कि विकासशील देशों में मानव बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला तो है अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण। बहुत ज़्यादा जनसंख्या, चूंकि विकासशील देश है, यहाँ पर इतनी सुख सुविधाओं का विकास नहीं होता है, चिकित्सा का विकास नहीं होता है, शिक्षा का विकास नहीं होता है, तो यहाँ पर जनसंख्या का केंद्रीकरण होता है। दूसरा है छोटी और तंग आवास एवं गलियाँ, यानी रहन सहन की स्थिति जो है वो काफ़ी खराब स्थिति होती है। और तीसरा है आधारभूत ढांचा, जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। 8वां प्रश्न है, भारत में जनसांख्यिकीय प्रवास के कोई 3 आर्थिक परिणाम बताइए। आइए देखते हैं जनसांख्यिकीय प्रवास के 3 आर्थिक परिणाम। पहला है उद्गम प्रदेश में मुख्य लाभ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी होती है। यह विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत है। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से 110 खरब अमेरिकी डॉलर धन के रूप में प्राप्त किया। और तीसरा है केरल, तमिलनाडु और पंजाब आदि राज्यों के लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं मुख्य श्रमिक क्या होता है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा हुआ रहता है, वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। दूसरा होता है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम दिन कार्य करता है, वो सीमांत श्रमिक कहलाता है। और तीसरा श्रमिक होता है अश्रमिक। अश्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है,
अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इसे आश्रित जनसंख्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार के 3 श्रमिकों के हो गए मुख्य श्रमिक 183 दिन से अधिक जो है वो लाभकारी कार्य करता है, सीमांत कृषिक जो कि 183 दिन से कम कार्य करता है, और अश्रमिक जो है आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पल्लीकृत बस्तियां क्या हैं? भारत में पल्लीकृत बस्तियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। पल्लीकृत बस्तियां, जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था, भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक यानी अलग अलग बस्तियों को पल्ली या फिर पल्लीकृत बस्तियां कहते हैं। पास पास में स्थित नहीं होती हैं, दूर दूर होती हैं। इन बस्तियों को भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पूर्वे, पाड़ा, पाली, नंगला, ढाणी आदि नामों से जाना जाता है। ये बस्तियां मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत से पाए जाते हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, भारत में नगरों के विकास के किन्हीं 3 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो आइए करते हैं भारत में नगरों के विकास के 3 बिंदुओं की व्याख्या। पहला तो है कि भारतीय नगरों का विकास प्रागैतिहासिक काल से जारी है। प्राचीन कालीन नगरों की स्थिति सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता में भी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल से भारत में नगरों का विकास जो वो होता रहा है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि नगरों के विकास की यह प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील है, जिस पर यूरोपियन लोगों का प्रभाव भी पड़ा है। बाद में जब हम यूरोपीय लोग हम संपर्क में आए, पूर्व पश्चिम संस्कृतियों का मिलन हुआ, तो उसके बाद जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन हुआ है। और तीसरा लिखना है कि विकास प्रक्रिया के आधार पर भारतीय नगरों को निम्न भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्राचीन नगर, दूसरे हैं मध्यकालीन नगर और तीसरे हैं आधुनिक नगर। अब आइए देखते हैं 12वां प्रश्न, खाद्यान्न फसलों के वर्गीकरण एवं महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए खाद्यान्न फसलों के वर्गीकरण पर बात करते हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न फसलों का महत्व बहुत अधिक है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के समस्त भागों में खाद्यान्न फसलों का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था अथवा व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादित करता है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, देश के कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा होने की संभावना क्यों है? कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? तो देश के कुल उपयोग किए गए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना इसीलिए है क्योंकि भविष्य में भारत में हो रहे आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है, जो कृषि पर लोगों की घटती निर्भरता का सूचक भी है। इसीलिए कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना है। अब हम करेंगे 14वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो रेलवे लाइन है और यहाँ पर रेलवे लाइनों की चौड़ाई बताई गई है। पहला है बड़ी लाइन, बड़ी लाइन को कहते हैं ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? यहाँ पर देखिए, और ये अब और 3 ऑप्शन है, इसमें से मिलान करना है। ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? मीटर गेज, मीटर लाइन यानी मीटर गेज कहते हैं, मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है? फिर है छोटी लाइन, इसे कहते हैं नैरो गेज। तो यहाँ पर देखिए मिलान है, बड़ी लाइन जो है जिसे हम कहते हैं ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो 1.616 मीटर होती है, यानी 1.616 मीटर। और फिर होती है मीटर लाइन यानी मीटर गेज। तो मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। और फिर होती है छोटी लाइन, तो छोटी लाइन यानी नैरो गेज कहते हैं जिसे हम। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 0.762 मीटर, यानी 1 मीटर से कम होती है। यानी 2 पहियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है बड़ी लाइन में ये, और छोटी मध्यम में ये, और जो नैरो गेज होती है उसमें ये होती है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोंकण रेलवे के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, देश की आज़ादी के बाद जिन रेल मार्गों का विकास भारत में किया गया उनमें से कोंकण रेलवे का निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस मार्ग का निर्माण सन 1998 में पूरा हुआ था।
यह रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो पश्चिमी समुद्र तट के साथ साथ, है ना, जैसे ये भारत जो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, तो ये इधर वाला जो हिस्सा है वो हो गया पूर्वी घाट, और इधर वाला जो दक्षिण भारत की बात करते हैं, ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के साथ साथ महाराष्ट्र में रोहा से लेकर कर्नाटक राज्य में मंगलोर तक जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में रोहा से लेकर के नीचे की तरफ कर्नाटक में मंगलोर तक जो है 760 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है। और यह रेल मार्ग 146 नदियों और जलधाराओं, 2000 पुलों तथा 91 सुरंगों को पार करता है। तो इतना महत्वपूर्ण है ये कोंकण रेलवे, जो कि पश्चिमी घाट पर बना हुआ है। इस रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर भी है, और इस रेल मार्ग के निर्माण से मुंबई का मंगलोर से सीधा रेल संपर्क स्थापित हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरीके से हमने सेक्शन अ, सेक्शन ब कंप्लीट किया, और हम खंड स करेंगे। इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट 16वां प्रश्न। आवधिक बाजार क्या है? ये लोगों एवं दुकानदारों के लिए किस प्रकार लाभकारी होते हैं, बताइए। तो उत्तर लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार न होकर एक निश्चित समय पर स्थानीय रूप से आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। आवधिक यानी एक विशेष अवधि के लिए। ठीक है, शब्द से ही स्पष्ट है, आवधिक बाजार। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले ये बाजार साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं तथा किसी निश्चित दिन अथवा तिथि पर लगते हैं। इन बाजारों में आने वाले अधिकांश दुकानदार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले लगभग सभी आवधिक बाजारों में अपनी सेवाएं दिन या तिथि के अनुसार प्रदान करते हैं, जिसके कारण महीने के अधिकांश दिनों में ये दुकानदार व्यस्त रहते हैं। किसी ग्रामीण बस्ती में लगने वाले आवधिक बाजार में मूल ग्रामीण बस्ती के अलावा समीपवर्ती ग्रामीण बस्तियों के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, और इस प्रकार यह बाजार एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते रहते हैं। ये होते हैं आवधिक बाजार। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक गतिविधियां प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का रूप बदलकर उसे और अधिक मूल्यवान बना देती हैं। द्वितीयक गतिविधियां खेतों, वनों, खदानों एवं सागरों व महासागरों से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन कर उन्हें मूल्यवान बना देती हैं। द्वितीयक गतिविधियां विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित होती हैं। उदाहरण देखेंगे। कपास एक कच्चा पदार्थ है। ठीक है, कपास प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कच्चा पदार्थ है जिसका उपयोग सीमित है, परंतु अगर इसी को हम परिवर्तित करके रेशे में परिवर्तित होने के पश्चात यह और अधिक मूल्यवान हो जाता है, और इसका वस्त्र उपयोग जो है वो वस्त्र निर्माण में होता है। तो कपास को हमने यहाँ पर परिवर्तित करके उसका रेशा बना दिया। दूसरा पॉइंट है कि खदानों से प्राप्त लौह अयस्क का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इस अयस्क से इस्पात बनाने के पश्चात ये मूल्यवान हो जाता है, और इसका उपयोग अनेक प्रकार की मशीनों और औजार बनाने में होता है। तो ये है यहाँ पर, इसे हम कहेंगे जो द्वितीयक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं ये प्राकृतिक चीज़ों का मूल्य बढ़ा देती हैं। नंबर 18, अगर नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 18वां, वर्षा जल संरक्षण से होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखना है वर्षा जल संग्रहण के लाभ, जो वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से हम जिसे जानते हैं, इसके लाभ क्या हैं। वर्षा जल संग्रहण धरातलीय और भूमिगत जल की उपलब्धता में वृद्धि कर भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाता है, और साथ ही इससे भूमिगत जल को निकालने में ऊर्जा की बचत होती है। तो जो धरातलीय जल होता है, जो भूमिगत जल होता है, उसका स्तर काफ़ी ऊंचा आ जाता है अगर हम इसका संग्रहण करें तो, अन्यथा ये पानी जो है बह करके व्यस्त चला जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदर्शकों को कम करके अवमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। और तीसरा है मृदा अपरदन तथा बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है। चौथा पॉइंट है वर्षा जल संग्रहण विधि को जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इससे तटीय क्षेत्रों में सागर के लवणीय जल का प्रवेश रुक जाता है। और पांचवा है वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर मानवीय समुदाय की निर्भरता को कम करता है। और छठा पॉइंट है भारत के अधिकांश नगरों में जल की मांग जल की आपूर्ति की तुलना में काफ़ी बढ़ चुकी है।
अगर हम वर्षा जल का संग्रहण करें तो इससे नगरों में जल की बढ़ती मांग को काफ़ी हद तक हम पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन स था, खंड स था, वो भी कंप्लीट हुआ। और अब हम करेंगे खंड द, निबंधात्मक प्रश्न। आइए करते हैं 19वां प्रश्न और आगे हम करेंगे जो अपना मानचित्र अध्ययन है उसके भी 2 प्रश्न करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 19वां प्रश्न है कि जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण घटक हैं, देखते हैं। जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण घटक हैं आयु, लिंग, साक्षरता, आवास आदि स्थान जो है वो हैं। ये घटक विकास की भावी योजनाओं को निश्चित करने में सहायक होते हैं। पहला पॉइंट है लिंग संगठन। किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकी की विशेषता उसमें निवास करने वाले स्त्रियों और पुरुषों की संख्या होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। औसतन विश्व में 1000 स्त्रियों के पीछे 1000 पुरुष हैं। यूरोप के लैटविया देश में विश्व का उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। इसके विपरीत एशिया के संयुक्त अरब अमीरात में निम्नतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। लिंगानुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित देशों में कोई भिन्न अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके प्रतिकूल है। सामान्यतः दक्षिण महाद्वीप में लिंगानुपात की स्थिति अच्छी नहीं है। एशिया वहीं दूसरी ओर रूस सहित यूरोपीय महाद्वीप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है, यहाँ लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। और दूसरा है आयु संरचना। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। सामान्यतः जनसंख्या को 3 प्रमुख आयु समूहों में विभाजित किया जाता है और ये है बाल आयु वर्ग, जो कि 0 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। फिर है प्रौढ़ आयु वर्ग या फिर वयस्क, 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। और फिर है वृद्ध आयु वर्ग, 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग इसमें आते हैं। जब किसी देश में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो निर्भर जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। इसके विपरीत 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील जनसंख्या अधिक हो जाती है, यानी काम करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाते हैं। और 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट है साक्षरता। किसी देश की कुल जनसंख्या में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही हैं। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या विभिन्न प्रकार की सेवाओं और उत्पादन कार्यों में संलग्न मिलती है। कार्यशील जनसंख्या निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में कार्यरत मिलती है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन ये आते हैं। द्वितीय क्षेत्र तो इसमें विनिर्माण और उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र तो इसमें परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं आती हैं। चतुर्थ क्षेत्र इसमें अनुसंधान और वैचारिक विकास से संबंधित कार्य होते हैं। और पंचमक क्षेत्र इसमें परामर्शदाता, निर्णयकर्ता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उक्त 5 क्षेत्रों में संलग्न कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर का एक उत्तम सूचक है। आदिम अर्थव्यवस्था वाले देशों की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत मिलती है। और अब है 20वां प्रश्न। आप उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है, वर्णन करना है आपको। तो आइए देखते हैं इस बड़े से प्रश्न का उत्तर। भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा सन 1991 में की गई और इस नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। एक था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे उदारीकरण की। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा
पूर्व आर्थिक नियमों और कानूनों में लचीलापन यानी ढील दी गई, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, उद्योग स्थापना, वाणिज्य और व्यापार क्षेत्रों में छूट संबंधी समस्त प्रयासों को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब इन नियमों में को और उदार किया गया, ढीला किया गया, लाइसेंस प्रणाली को जो है वो समाप्त किया गया, विदेशी निवेश को अपने देश में प्रोत्साहित करने के लिए उनके अनुकूल नीतियों का निर्माण किया गया। तो इन सभी को हम जो है उदारीकरण के नाम से जानते हैं। दूसरा है निजीकरण का आशय। उदारीकरण नीति निजीकरण को आधार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर स्वामित्व हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। और निजीकरण घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय दोनों पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। यानी उद्योगों का या जो भी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको निजी क्षेत्र की तरफ ज़्यादा उनका जो है उनको बढ़ावा दिया गया, निजी लोगों को उसमें शामिल किया गया। कोई भी व्यक्ति अपनी पूंजी लगा करके इस क्षेत्र में खुद भी मुनाफा कमाता है और देश को भी उससे मुनाफा होता है। और तीसरा है वैश्वीकरण से आशय। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का भारत के औद्योगिक विकास में सहयोग। आइए देखते हैं इसको कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारत की औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख लक्ष्य रहे हैं। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन से भारत के औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इसके प्रमुख कारण निम्नवत रहे हैं। पहला है सुरक्षा, सामरिक अथवा पर्यावरण से संबंधित 6 उद्योगों को छोड़कर भारत सरकार ने सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। उसके बाद में सन 1956 से सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दिया गया। इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र के दरवाजे सरकार ने खोल दिए। केवल परमाणु शक्ति और रेलवे से संबंधित उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बने रहे। और तीसरा है भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों में से कुछ को सामान्य जनता, कामगारों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए आवंटित करने का निश्चय किया गया। चौथा है किसी भी उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त किया गया और इसके लिए लाइसेंस और पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। पांचवा है उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को घरेलू निवेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इससे भारतीय उद्योग को विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में उन्नत तकनीकी का जो है प्रवेश हुआ। वैश्विक कुशल प्रबंधन और व्यावहारिकता का अधिगम और प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का समावेश होने से उनके विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई। छठा पॉइंट है भारत की औद्योगिक नीति में घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई। खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोल दिया गया। और सातवां पॉइंट है इन सभी छूटों के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत सरकार की आशाओं के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन विदेशी निवेश का एक बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत उपकरण, खाद्य और दुग्ध जैसे उद्योगों में लगाए जाने से इन उद्योगों के विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन जरूर मिला। और अब हम करेंगे अंतिम 2 प्रश्न 21 और 22 जो कि मानचित्र कार्य से संबंधित है। आइए करते हैं 21वां प्रश्न। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नांकित देशों को दर्शाइए। ये विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है। ऑप्शन आ है लैटविया यानी लाटविया, और उसके बाद ब्राज़ील, फिर रूस और फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर देखिए ये रहा विश्व का मानचित्र। इस विश्व के मानचित्र में आपको दिखाना है ये पर जो यहाँ पर देखिए ब्राज़ील। तो ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर ब्राज़ील है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील। उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात, ये जो जहाँ कर्सर आपको दिख रहा है ये संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद लातविया, ये रहा लैटविया, और ये रहा रूस, ये ना ये पूरा का पूरा रूस है। नेक्स्ट जो है दूसरा 22वां प्रश्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित समुद्री पत्तनों को दर्शाइए। यानी समुद्री जो बंदरगाह हैं उनको दिखाना है। आपको 2 मैप मिलेंगे, एक विश्व का एक भारत का। तो इस तरीके से आपको स्थानों को दर्शाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में भी हमने मानचित्र अध्ययन किया था और इसमें भी करेंगे, और आगे आने वाले हमारी क्लासेस में भी हम मानचित्र अध्ययन का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखना है कांडला, फिर देखना है आपको कोची, उसके बाद चेन्नई, और फिर आपको देखना है पारादीप। तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा कांडला।
है ना, गुजरात तट पर यहाँ पर ये कांडला बंदरगाह है। उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर केरल में कोची बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु में जाएंगे तो ये चेन्नई है, और यहाँ पर उड़ीसा में पारादीप है। ठीक है, इस तरीके से उड़ीसा इसमें पारादीप, तमिलनाडु में चेन्नई, एक केरल में कोची और गुजरात में कांडला बंदरगाह। तो ये आज का हमारा एक महत्वपूर्ण वीडियो था जिसने हमने कंप्लीट सेक्शन, एक पूरा पेपर देखा। ऑप्शन सेक्शन अ, ब और स, द, चारों सेक्शन हमने देख लिए। बहुविकल्पात्मक से लेकर के हमने लघुतरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और मानचित्र अध्ययन के प्रश्न किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जो आप नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे, और हमारी लाइव क्लास में जुड़ने के लिए शाम को 8 बजे आप हमारे साथ जो है लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।